We were doing market. I'll again recapitulate it. Market is an institutional setup where buyers and sellers meet. And by the way, we are about to finish our first book. So market is an institutional setup where buyers and sellers meet, or it is a mechanism for establishing an effective relationship between buyers and sellers. Then we did classification of market. What kinds of market are there? So there are the 6 bases. On the basis of competition, perfect competition, monopoly or imperfect. On the basis of area, local market, regional market, national market, international market. On the basis of time, short run market, long run market. On the basis of quantity, retail market and wholesale market. जब आपको कम सामान चाहिए आप रिटेल से लेते हो, जब आपको बल्क में सामान चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, आप होलसेल से लेते हो. ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, कानून के आधार पर, ओपन मार्केट एंड ब्लैक मार्केट, या आप लीगल मार्केट और इलीगल भी बोल सकते हो. एंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. ये थी क्लासिफिकेशन. फिर हमारे सिलेबस में है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट ब्रॉडली: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और इनपरफेक्ट. फिर इनपरफेक्ट आगे 2 तरह का होता है. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन 3 तरह का होता है: मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, डुओपोली. लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हम वो करेंगे. सबसे पहले हमारे को परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इमेजिन करो ओल्ड एज का, जब पुराना समय होता था. क्योंकि ये बाजार, इस तरह का बाजार आज एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि जहां पे बहुत सारे बेचने वाले हैं. बेटा सबके कैमरे, आई नीड एवरीबडीज कैमरा ऑन एंड माइंड इट, आई डोंट नीड टू. मैं उसको रिमूव कर दूंगा फिर ग्रुप से. कमाल करते हैं. एक तो मोमेंटम ही टूट जाता है. और हाउ डज ऑटोमेटिकली योर कैमरा गेट्स ऑफ, माइंड डजंट. मेरा नहीं होता ऑफ. ऐसे नहीं है. दिस इज नॉट डन थिंग. एनी हाउ, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करोगे, ऐसा बाजार नहीं मिलेगा आपको. इमेजिन, हम नियरेस्ट एग्जांपल वी कैन फाइंड इज सब्जी मंडी. बहुत सारे बेचने वाले हैं, एक जैसा सामान बेच रहे हैं, एक जैसे रेट पे बेच रहे हैं, थोड़ा आइडेंटिकल, थोड़ा मिलता जुलता. बट आप एग्जैक्ट परफेक्ट कंपटीशन आज के टाइम में ढूंढोगे कि 20वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसके फीचर्स, इसकी बाजार की जो संरचना है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही ऐसे हैं. क्या है इसके करेक्टरिस्टिक्स? पहले तो हम बारी बारी सबका मीनिंग और सबके इम्प्लीकेशन. बेटा मीनिंग याद रखना तो रट्टा भी मार लेगा आदमी. किधर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस गुड्स, यूनिफॉर्म प्राइस, ऐसे करके. लेकिन उसके इम्प्लीकेशन तो आपको इंटरप्रेट करके लिखने हैं. तो इसलिए मैं साथ साथ में बता रहा हूं आपको. तो आप इसको पल्ले बांध लो. पहला इसका फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. लिख देते हैं हर बुक वाले की बायर्स, बट बायर्स का इसमें रोल इतना ही है कि बायर्स भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. लेकिन वी आर मोर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स. बिकॉज हम मार्केट पढ़ रहे हैं ना, तो हम सेलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमंग्स द सेलर्स. हम वही पढ़ रहे हैं ना अभी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. 3 तरह की मार्केट होती है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट. तो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, तो हमारा बेसिस तो कंपटीशन है. तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट कंडीशंस. और मार्केट कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने का मतलब वो प्राइस या आउटपुट को प्रभावित नहीं कर सकता है, वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है. ये इंप्लीकेशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स का. दैट, अच्छा इसको लिखना कैसे है? मान लो आ गया व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और मार्क्स डाल दिए 4 नंबर. मतलब आपको 40-50 वर्ड्स लिखने हैं, 4-5 लाइनें लिखनी है इसकी. तो आप इसको लिखोगे कैसे? This is the first and foremost feature of perfect competition, because under perfect competition the sellers are in large numbers. The buyers and sellers are in large numbers. They are the number is so large that the contribution made by each seller is very nominal. कि बेचने वाले ही बहुत ज़्यादा हैं, सब थोड़ा थोड़ा ही बेच रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं. Their contribution to the market is very nominal or very small. So no single seller or a producer can influence the market condition. And by market condition we mean the single seller cannot influence or determine the price and output in the market. ये इसका एक्सप्लेनेशन और ये इसका इम्प्लीकेशन लिखना है आपने. फिर दूसरा इसका फीचर था होमोजीनियस गुड्स.
कि एक ऐसा बाजार है जिसमें ऑल गुड्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विविध होना। जैसे हम वी आर हेट्रोजीनियस सोसाइटी, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई सा, हम कितनी विविधता है हमारे में। जो जहाँ पे विविधता हो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, और जब समानता हो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। सो इसमें गुड्स आर होमोजीनियस, ये इसकी एक विशेषता है इस बाजार की। और इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन भी वही है कि सबका जो सामान, द गुड्स दे आर सेलिंग, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर और दे आर आइडेंटिकल। नो सेलर हैज एन एक्सक्यूज और अ रीजन टू चार्ज हायर प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट। किसी भी सेलर के पास वजह नहीं है कि वे अपने सामान को ज़्यादा प्राइस चार्ज करने के लिए, क्योंकि सबका सामान ही एक जैसा है। ये इसका इम्प्लीकेशन है, होमोजीनियस गुड। ठीक है। फिर थर्ड था इसका यूनिफॉर्म प्राइस। वो तो खैर जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और यूनिफॉर्म वो है, होमोजीनियस गुड है, तो इसमें प्राइस इज कांस्टेंट। बिकॉज इसके इम्प्लीकेशन, क्योंकि प्राइस डिटरमिन करती है इंडस्ट्री और एवरी फर्म हैज टू फॉलो दैट प्राइस। ये मैंने आपको बताया भी था कि परफेक्ट कंपटीशन में या कंपटीशन में या कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी में या फिर ओपन मार्केट इकोनॉमी में प्राइस डिटरमिन कैसे होता है, कीमत का निर्धारण कैसे होता है। रिमेंबर आपको नारियल पानी का एग्जांपल देके बताया था मैंने कि डिमांड का बिहेवियर तो नेगेटिव ही होगा, सप्लाई का बिहेवियर तो पॉजिटिव ही होगा। जहां पे दोनों मीट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम। और ये जो प्राइस मिला ओपी, ये है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, या वो प्राइस जो मार्केट तय कर रही है। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्सेस कहा जाता है। मैं जो वर्ड आपको बता रहा हूं ये आपकी परमानेंट मेमोरी में फीड होनी चाहिए हर चीजें। अगर आप ऐसे ही सुन रहे हो तो फिर बड़ी कंफ्यूजन बढ़ेंगी भी आपकी आगे। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन मार्केट फोर्सेस डिसाइड प्राइस, सो दिस इज हाउ प्राइस इज डिसाइडेड। तो यूनिफॉर्म प्राइस इसलिए बिकॉज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बाय अ फर्म, इट इज डिसाइडेड बाय द होल इंडस्ट्री। और मैंने आपको उस दिन बताया था फर्म और उसका डिफरेंस इंडस्ट्री का। फर्म इज अ सिंगुलर एंटिटी एंड इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। जैसे बॉम्बे डाइंग एक फर्म है, डीसीएम एक फर्म है, डिगजैम एक फर्म है, विमल एक फर्म है, लेकिन सबको मिला के ये मिलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यूनिफॉर्म प्राइस मींस ऑल सेलर्स आर चार्जिंग सेम प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। And why is it so? Because under this perfect competition, price is determined by the industry, the whole industry, collectively. And every firm follows that price. That is why there is a uniformity in price. ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर था इसका फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई भी न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट और द एग्जिस्टिंग फर्म वांट्स टू लीव द मार्केट, दे कैन लीव द मार्केट। सो देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि प्रवेश की और निकाल बाहर जाने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, ये फीचर है। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसको क्वेश्चन फंसा के पूछ सकता है। और मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल देके, टमाटर का एग्जाम्पल देके। यही ले लेते हैं, मान लो ये प्राइस है और इस प्राइस पे सेलर्स को लगता है कि बहुत मुनाफा है, बहुत मतलब इसमें प्रॉफिट है, तो मैनी फर्म्स विल ज्वाइन, many sellers will join in, और जैसे ही they will join in तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। there will be increase in supply, and अब हम पढ़ चुके हैं सप्लाई। increase in supply means rightward shift। rightward shift करने का मतलब ये हो गया कि अब डिमांड और नया वाला सप्लाई कब यहां मिल रहे हैं, यहां पर।
तो प्राइस देखो घट गया, प्राइस कम हो गया क्योंकि नई फॉर्म्स अंदर आ गई थी, तो प्राइस पी से घटकर ओपी डैश हो गया। फिर कईयों को लगेगा कि यार ये तो बहुत घाटा हो रहा है, हमको तो मुनाफा कमाना था, तो मैनी फर्म्स में लीव द इंडस्ट्री, कई जो है शायद वो इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे। तो छोड़ेंगे तो फिर देन देयर विल बी अगेन डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसके क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जैसे डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन सप्लाई मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो प्राइस देखो यहां पहुंच गया, कितना हो गया, इतना, फिर प्राइस बढ़ जाएगा, फिर प्राइस बढ़ जाएगा। then many firms will get attracted to the industry, so they will join in, and as they will join in again there will be increase in supply, price फिर fall कर जाएगा। फिर कई छोड़ के जाएंगे, so there will decrease in supply, price फिर बढ़ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म फ्री एंट्री और एग्जिट वाला इंश्योर करता है, दिस इंश्योर्स दैट ईच फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में किसी को फायदा हो सकता है, जैसे मैं उस दिन मार्केट में गया जिस दिन प्राइस ये चल रहा था सबसे पी डबल डैश वाला, तो मैंने सारा सामान इस प्राइस पे बेचा, ज्यादा वाले प्राइस पे, लेकिन मैं वही 2 दिन काम किया या 1 हफ्ता ही काम किया, तो मैंने तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लिया। तो शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म को, लेकिन लॉन्ग रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। So free entry and exit ensures that in long run firm earns normal profit only. Firm long run में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, ये इंश्योर करता है ये वाला फीचर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फिर क्या था, परफेक्ट नॉलेज टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स। बेचने वाले को पता है कि कितने का, देखो ना इधर बायर और सेलर दोनों की रजामंदी से डिसाइड हो रहा है ना सब कुछ मार्केट फोर्सेस से। सो बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, दैट इज दे नो कि कितने प्राइस पर मिल रहा है और उसको पता कितने प्राइस पर बेचना है। एक ये था। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एग्जांपल दिया था, देखो इस मार्केट में अगर प्राइस को यूनिफॉर्म रहना है, अदरवाइज प्राइस यूनिफॉर्म कैसे रह सकता है? इफ प्राइस हैज टू रिमेन यूनिफॉर्म देन दैट इज व्हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एब्सेंट इन दिस मार्केट, उसको इसमें गिना नहीं जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ढुलाई पर, उसको ढोने पर जो खर्चा किया गया है उसको प्राइस में नहीं शामिल किया जाता, नहीं तो प्राइस फिर एक जैसा नहीं रहेगा ना। और दूसरे से पॉइंट आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेल करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो आप, मतलब एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिसिटी। तो इस तरह के बाजार में तो पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका सामान एक जैसा है, प्राइस एक ही प्राइस पे बेचना है सबको और बेचने वाले भी बहुत हैं, तो इसमें तो वैसे ही पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट का देयर इज नो रूम, देयर इज नो नीड। तो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। फिर अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक दिन टेबल बना के बताया था कि जब प्राइस यूनिफॉर्म होता है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। रिमेंबर, याद है? यस सर। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, कांस्टेंट। बट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, क्योंकि प्राइस भी उतना ही 10-10-10 ही आएगा, एवरेज रेवेन्यू भी 10-10-10 ही आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10-10-10 ही आएगा, तो वो इक्वल ही आएगा। ये कैमरे क्यों ऑफ हो रहे हैं आपके? लक्ष्य, सना शर्मा, क्लास में भी हो या नहीं? yes, तो ऑन करो इसको, कैमरा को। अब यूनिफॉर्म डाल लेनी चाहिए, एक बार बोल दिया उसको बार बार नहीं बोलेंगे हम।
लेकिन अभी क्लास तो अटेंड करो ढंग से। प्रिया यादव, तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। अगर आप घर में पढ़ रहे होंगे तो कई जगह आप मार्केट में पढ़ रहे होंगे डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। तो डिमांड कर्व अंडर किसी भी मार्केट की, चाहे परफेक्ट कंपटीशन है, चाहे मोनोपोली है, चाहे कोई भी, उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है ना, उसको उसका डिमांड कर्व कहा जाता है। याद रखना, द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ दैट फर्म और मार्केट। तो कभी आपको बोले कि व्हाट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व ही पूछ रहा है वो, और यही बना देना हमने सीधा, ये वाला ऐसे वाला, कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। और कभी ये पूछे कि वाई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, है इसमें क्वेश्चन, ये रहा, मैं भी देख रहा था, वाई ए आर इज इक्वल टू एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या है, वाई डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक। देखो लैंग्वेज चेंज करके उसने यही चीज पूछी है। डिमांड कर्व मींस ए आर कर्व, और परफेक्टली इलास्टिक तो इलास्टिसिटी का याद है ना डिग्री है, तो परफेक्टली इलास्टिक तो यही वाला था ना कर्व। तो उसने दूसरी लैंग्वेज में पूछा है, वाई डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ऐसा क्यों है। तो इसका क्या करना है, वही टेबल जो हम पहले कर चुके हैं, मैं फिर बना देता हूं आपको। ये देखो, आउटपुट, प्राइस, टी आर, ए आर, एम आर। हम प्राइस इस बार अलग ले लेते हैं, तुमने सोचा सर ने रट्टा मारा हुआ है। अगर ऐसा है, आउटपुट 1 2 3 4 है और प्राइस है 5 रुपए, कांस्टेंट प्राइस है 5 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे बनेगा। अब एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हम करते हैं टी आर डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 वो भी 5। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम अगले में से पिछला माइनस करते हैं टी आर का, तो पहला 5 का 5, फिर 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। देखो इस टेबल में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों बराबर आ रहे हैं ना। ये आपने ड्रॉ करके दिखा देना है, रीजन बता देना है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये ड्रॉ करके लिख देना है। ये लिखना ये है कि सिंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डज नॉट चेंज एंड रिमेन्स यूनिफॉर्म, दैट इज व्हाई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, and that is why the demand curve of a firm under perfect competition is perfectly elastic. अच्छा, तो ये हो गया बेटा आपका परफेक्ट कंपटीशन। अभी मोनोपोली आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हिंदी में वैसे कहते हैं एकाधिकार। व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर, ऐसे बता देता हूं मोटा माटी ताकि आपको कंपैरिजन के हिसाब से दिमाग में रह जाए। मोनोपोली, MONOPOLY, मोनोपोली, हिंदी में इसको कहते हैं एकाधिकार। जब एक का ही अधिकार हो, व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द एंटायर मार्केट, मतलब पूरे इंडिया में स्केच पेन सिर्फ मैं ही बनाता हूं और मेरे पास ही है और मैं ही बेचता हूं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है अवेलेबल और दूसरा कोई सेलर भी नहीं है, इस तरह के बाजार को कहा जाता है मोनोपोली। और इंडिया में है, रेलवेज नहीं है, है को प्राइवेट रेलवे, दूसरी को पैरेलल रेलवे, इंडियन रेलवे की मोनोपोली है। तो कई चीजों में अभी मोनोपोलाइज रखा हुआ काम, अब न्यूक्लियर एनर्जी है, मोनोपोलाइज रखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास, क्या पता आगे प्राइवेट सेक्टर में उनको भी अलाउ कर दें। तो मोनोपोली किस तरह का बाजार होता है, अभी हम नहीं है सिलेबस में, हम उसको नहीं करते हैं। फिर एक इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, तीन ही तरह के होते हैं ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो अभी हम कर चुके हैं, मोनोपोली आपके सिलेबस में नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि उसको कहते हैं व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर। फिर एक होती है इम्परफेक्ट मार्केट, कि पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। उसमें क्या होता है कि मोनोपोली के भी एलिमेंट होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के भी एलिमेंट होते हैं।
मिक्सचर ऑफ बोथ, कंपटीशन का भी एलिमेंट होगा और मोनोपोली का भी एलिमेंट होगा। तो उस बेसिस पे दो मार्केट बनती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा बाजार विच हैज द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ मोनोपोली एज वेल एज कंपटीशन। क्या फीचर होंगे इसके कि सेलर्स तो होंगे लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन सबका प्रोडक्ट अपना अपना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फीचर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि सेलर्स आर इन लार्ज नंबर्स। सेकंड फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलर। और इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कि क्या है? साबुन देख लो आप, साबुन की इंडस्ट्री है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं और सबका प्रोडक्ट है, किसी में मॉइस्चराइजर ज़्यादा है, किसी में नीम ज़्यादा है, किसी में क्रीम ज़्यादा है, किसी में एंटीसेप्टिक है, किसी का कोई और स्किन के लिए अच्छा है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आगे ना एलिमेंट ऑफ मोनोपोली, समझ आया आपको? तो इस तरह का। अब इसमें इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है, क्योंकि सेलर्स हैं बहुत सारे, सबका सामान अलग अलग है, तो इसलिए सबकी प्राइस पॉलिसी अपनी अपनी है, अपना अपना प्राइस खुद तय करते हैं। लेकिन तय करने के टाइम पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा जो राइवल है या मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो उसका प्रोडक्ट वो कितने में प्राइस कर रहा है, नहीं तो फिर तो मेरा तो सेल ही नहीं होगी, मेरा तो सामान बिकेगा ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। प्रॉफिट मेन मोटिव है उनका, क्योंकि वो सबका प्रोडक्ट अलग अलग है चाहे लार्ज नंबर्स में है, प्रॉफिट में मेकिंग ही उनका मेन मोटिव है। और इसी वजह से उनकी सेलिंग कॉस्ट भी हाई है, वो एडवर्टीजमेंट भी खूब करते हैं, क्योंकि हर एक सेलर चाहता है कि मेरा सामान ज़्यादा बिके। एवरी सेलर वांट्स और विशेज टू हैव मोर सेल प्रोसीड्स, कि मेरे को लगता है मेरा साबुन ज़्यादा बिके, उसको लगता है उसका साबुन ज़्यादा बिके। इसी वजह से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के ऊपर या पब्लिसिटी के ऊपर बहुत खर्चा किया जाता है। तो ये एक फीचर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे है? हाई सेलिंग कॉस्ट। हाई सेलिंग कॉस्ट होगी तो वो प्राइस को भी इन्फ्लुएंस करेगी। कितने फीचर बता दिए मोनोपोली के मैंने आपको, फिर से सुनो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे बेचने वाले, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, product of each seller is different from other sellers in one way or another. Independent price policy, every firm has its own price policy. Profit motive है कि main motive is profit making, not a welfare or फिर free entry and exit, ये आसानी से आओ, आप आसानी से जाओ, मैं भी कल को नया साबुन बनाऊं और सब बेचना शुरू कर दूं। फिर हाई सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट इसलिए कि एवरी फर्म वांट्स टू इंक्रीज देयर सेल्स, सो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट्स, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन, हर एक फर्म जो है दूसरे को आउट गेस करना चाहती है और उसके लिए नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन हो गया कि भाई एक होता है प्राइस कंपटीशन, देखो समझो इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कभी। प्राइस कंपटीशन हो गया, इन दोनों में कंपटीशन है, इसने 1 रुपया कम किया, इसने 100 रुपया कम किया, इसने 1.5 रुपया कम किया, इसने 2 रुपया कम किया, ताकि सेल्स बढ़े मेरी। तो दिस इज प्राइस कंपटीशन, क्योंकि प्राइस पे कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन एक हो गया नॉन प्राइस कंपटीशन, विच मीन्स कि प्राइस में कमी नहीं करनी, लेकिन उसके साथ कोई सर्विस दे देनी कि इतने टिकिया के साथ एक पेन फ्री, 2 तेल की बोतलों के साथ एक कंघा फ्री, 3 साबुन के साथ एक साबुन फ्री, या फिर कोई डिस्काउंट, या फिर आप एसी लो, आपको हम 2 साल की वारंटी देंगे, आफ्टर सेल सर्विस। इस तरह के कंपटीशन में, इस तरह के दिस इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। Just hold on. Let me see, कुछ मैं भूला तो नहीं, मैंने सारे कवर कर दिए।
फिर से बता देता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता ये आपके सिलेबस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या नहीं, लेकिन सिर्फ मोनोपोली नहीं है इतना मुझे पता था, जो मैंने पढ़ा है, जो हमारे पास सीबीएसई से आया हुआ है। तो मैं तो यही कैस कर रहा हूँ कि ये हमारे सिलेबस में है, क्योंकि मोनोपोली हुई है तो मोनोपोली तो एक तरह की मार्केट हुई, ये तो इम्परफेक्ट हो गया। तो इस सर, हाँ बोल बेटा। सर इसमें ऐसा बुक में भी दिया है सर, द फर्म डज नॉट फेस कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर फर्म। नहीं तो सर वो मोनोपोली है, वेयर Yes, फर्म I डज know. नॉट फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स, क्योंकि अदर फर्म डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज मोनोपोली। In monopolistic competition, there is a competition. There are large number of sellers. Though they are selling goods at, their goods are different and their prices are different, but there is a competition. Every seller wants to increase sales. Let me recapitulate. Monopolistic, this is what we are doing is monopolistic competition. It is not monopoly. It is monopolistic competition, and it has an element of both monopoly and competition. First, large number of sellers, competition, perfect competition का feature. Product differentiation, that brings the component of monopoly. Free entry and exit, perfect competition का element. ठीक है। फिर independent price policy, component of monopoly. High selling cost, फिर एक और मैंने क्या बताया था, हाई सेलिंग कॉस्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन, किस तरह के बाजार में प्राइस कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व, अभी बताया ना मैंने कि किसी भी फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व ही उसका डिमांड कर्व होता है। तो डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नेगेटिवली स्लोप्ड, जिसका मतलब है कि अगर सेलर को ज्यादा सेल करना है, मतलब इतने प्राइस पर वो इतना सेल कर रहा था, इफ सेलर वांट्स टू सेल मोर, उसको ज्यादा आउटपुट सेल करनी है, तो इट कैन ओनली हैपन बाय रिड्यूसिंग प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था, उसमें एक जैसा सामान था, एक जैसा प्राइस था, बहुत सारे बेचने वाले थे। यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं, सबका सामान अलग अलग है, सबका प्राइस अलग अलग है। तो किसी एक को भी अगर अपना सामान ज्यादा बेचना है तो वो he can only do so by lowering price. That is the reason that average revenue curve or the demand curve under monopolistic competition is negatively sloped. Let me see. यही है monopolistic competition. Then the last market is oligopoly. OLIGOPOLY, oligopoly. And these are all Greek origin words. Oligois means few and pollen या polis means seller. When there are few sellers, एक बाजार था large number of sellers, एक बाजार था मोनोपोली सिंगल सेलर, फिर मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर्स बट सबका प्रोडक्ट अलग अलग। ओलिगोपोली जो आज के डेट में प्रैक्टिकल बाजार है, एक ऐसा बाजार, इट इज अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ कंपटीशन अमंग्स्ट द फ्यू, या ऐसे कह लो व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स, फ्यू मींस मोर देन टू, क्योंकि सिंगल में हो गया मोनोपोली, जब दो सेलर होते हैं बनती है डुओपोली, फिर दो से ज्यादा हो तो बनती है ओलिगोपोली, फिर लार्ज नंबर्स हो जाए तो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन। तो ओलिगोपोली इज अ काइंड ऑफ मार्केट व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ मार्केट, फ्यू सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन द एंटायर मार्केट, एंड देयर इज अ कंपटीशन अमंग्स द फ्यू, कुछ के बीच में ही कंपटीशन है। अब इसमें दो कैटेगरी की आती है ओलिगोपोली, एक आती है प्योर ओलिगोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली जिसमें सेलर्स तो फ्यू हैं
पर सबका समान होमोजीनियस है, दैट इज प्योर ओलिगोपोली. When few sellers selling homogeneous goods, this such type of market is known as pure oligopoly. लेकिन when few sellers have discriminating products, या product of each seller is different in one way or another, एक सेलर का सामान दूसरे से किसी ना किसी रूप में भिन्न है, डिफरेंट है, that is discriminating oligopoly. So pure oligopoly when the product is homogeneous, and discriminating oligopoly when the product is differentiated. ये एक कैटेगरी है oligopoly की. फिर एक है collusive and non collusive oligopoly. Collusive oligopoly में क्या है, मान लो 5 सेलर्स हैं, few सेलर्स में किसी भी सामान का ले लो कि 5 सेलर हैं और पांचों बन के एक ग्रुप बनाते हैं कि जो भी डिसीजन होगा हम इकट्ठे लेंगे. तो उससे क्या होगा, कंपटीशन खत्म हो गया. अब वो चाहे 10 रुपए की चीज़ को 70 का डिसाइड करें, क्योंकि बेचने वाले तो वो 5 ही हैं ना, फ्यू सेलर्स ही हैं उस बाजार में, 5 ही सेलर हैं और पांचों ने एक कार्टेल बना लिया या एक गैंग बना लिया. और असल में भी दुनिया में है, उसको कहा जाता है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, OPEC. जितने भी तेल वाले देश हैं ना, मिडिल ईस्ट के, लैटिन अमेरिका के, दे ऑल कम अंडर ओपेक. और ओपेक प्राइस डिसाइड करता है, तो ये चलता भी है. तो व्हेन दे कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस मार्केट कंडीशन, दैट इज नोन एज collusive oligopoly. बट इफ दे सेल देयर प्रोडक्ट्स डिफरेंटली, इंडिविजुअली, few sellers, then it is known as non collusive oligopoly. नहीं हो पाएगा आज ये, हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे कल. तो आपको जो आज पढ़ाया, आप इसको आज रीडिंग मारना ढंग से, बढ़िया तरीके से. और किसी को कोई डाउट है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क.